फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो क्लास ले रहा हूं, हमारा ये प्रश्न रसायन वाला लेसन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक टॉपिक को वापस में रिवाइज कर रहा हूं और रिवाइज करने के साथ साथ इस वीडियो के साथ में ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के साथ में इस लेसन के संपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल, कुछ आंसर मैंने उसमें लिख रखे हैं, कुछ आंसर आपको खुद ढूंढने किताब से पढ़िएगा, ताकि आपको पाठ एक बार जब रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये पाठ याद हो सकता है आसानी से। ठीक है ना। देखो, पाठ की शुरुआत जो हमने की थी, अब मैं इसको केवल पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूं। हमारा लेसन था पृष्ठ रसायन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी पृष्ठ की जो सतह होती है, सतह किस पृष्ठ क्या कहते हैं, जैसे कि दीवार है तो दीवार के ऊपर की जो सतह होती है इसको हम पृष्ठ सतह कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ की पृष्ठ सतह पर होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, उनका अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट है ना, 3 भागों के अंदर डिवाइड है। देखो, पहला भाग है इसके अंदर जो हम लेते हैं अधिशोषण, फर्स्ट भाग इसका, ठीक है। सेकंड भाग हम लेते हैं उत्प्रेरण, क्या नाम आएगा, उत्प्रेरण के रूप में। और थर्ड भाग जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वो है कोलाइड। ये 3 भाग हमने इस पाठ के अंदर पढ़े हैं। ये पाठ 4 नंबर का है और एक एक नंबर के सवाल इसके अंदर बनते हैं। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली बात हम करते हैं अधिशोषण की। अधिशोषण का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ, चलो पहले इसको अलग अलग ले लेंगे अपन। पहला लेते हैं अपन अधिशोषण। तो ये अधिशोषण का मतलब ये हुआ कि कोई भी, चाहे द्रव हो या ठोस हो, उसकी सतह पर जब हम गैस या किसी द्रव को या किसी ठोस पदार्थ को जब उसके ऊपर लेके आते हैं, उसके ऊपर प्रवाहित किया जाता है, तो इसकी सतह के जो कण होते हैं, वह सतह के कण जिसके अंदर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, वह अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए उन कणों को अपनी सतह पर क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अधिशोषण। और अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण के अंदर 2 भाग हमने पढ़े थे, आपको याद हो तो एक है अधिशोष्य, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर अधिशोषक। अधिशोष्य और अधिशोषक के रूप में लिखा गया है ना। अधिशोषी का मतलब होता है वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है, और अधिशोषक यानी वह सतह जिसके ऊपर अधिशोषण की क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा है, इसके अलावा इसके अंदर अपने पॉइंट आएगा, वो आएगा जैसे ये अधिशोषण हो गया, अब आता है इसमें ये अवशोषण, एक नाम आएगा अवशोषण, ठीक है, दूसरा आएगा विशोषण, और तीसरा आता है अपने अवशोषण, विशोषण और शोषण। ये हमने इसके अंदर परिभाषाएं पढ़ी थी, है ना। देखो आप क्या आया कि पहला भाग आया इसके अंदर अवशोषण, विशोषण, और क्या आया, शोषण। तो अधिशोषण की प्रक्रिया जब होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया में हम कहते हैं कि जैसे मान लो इस सतह के ऊपर मैंने एग्जांपल भी बताया था कि दीवार के ऊपर जब अपन कलर करते हैं, तो कलर के कण जो होते हैं वो केवल इसकी पृष्ठ सतह पर ही रहते हैं, इसके अंदर नहीं जाएंगे, है ना। तो अब अधिशोषण तो हो गया, अगर हम उस सतह, वह सतह लें जिसके ऊपर अधिशोषण हो चुका है, और उस सतह से अधिशोषक पदार्थ को हटाएं, ध्यान से सुनिएगा, उस सतह से, यानी ऐसी सतह जिसके ऊपर अधिशोषण की क्रिया हो चुकी है, उस सतह से अगर हम अधिशोषक पदार्थ को या अधिशोष्य पदार्थ को हटा देते हैं, तो उसे हम विशोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो विशोषण जो होता है वह कहां से लिया गया है, इन दोनों से, अधिशोषक या अधिशोष्य से, ठीक है। अवशोषण, देखो ये तो है पृष्ठ सतह पर होने वाली क्रिया, पृष्ठ सतह पर होने वाली क्रिया, ठीक है। और ये है अवशोषण। अब अपन अवशोषण लेते हैं।
तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण होता है संपूर्ण भाग में होने वाली क्रिया, है ना। जैसे अपन ने उदाहरण भी लिया है कि आपने देखा होगा कि जो चाय, ये बिस्किट होता है या ब्रेड होती है ना, तो चाय के अंदर जब बिस्किट या ब्रेड को अपन डाल के बाहर निकालते हैं तो चाय के जो कण है वह ब्रेड के अंदर पूर्ण रूप से सतह के अंदर चले जाते हैं। तो वो प्रक्रिया कौन सी होती है? अवशोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो अधिशोषण सतह पर होता है, अवशोषण संपूर्ण भाग पर होता है। विशोषण, विशोषण मतलब अधिशोषक, ये जो अधिशोषण की क्रिया है इसमें अधिशोष्य पदार्थ को इस अधिशोषक की सतह से हटाने की प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है विशोषण। और शोषण के बारे में हमने पढ़ा है, तो शोषण का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें ये कौन सा, अपने अधिशोषण और विशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? शोषण के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर अधिशोषण और विशोषण, पहले तो अधिशोषण होगा फिर क्या होगा? विशोषण होता है ना। तो ये प्रक्रिया अगर एक साथ चलती है तो अपन इसको किस नाम से जानते हैं? शोषण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये पाठ का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट था वो यही था कि, है ना, सॉरी, इसके अंदर ये ना ध्यान रखिएगा, अधिशोषण और अवशोषण, सॉरी गलती हो गई इसमें, अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? शोषण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये पाठ के अंदर ये तो पहले हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अधिशोषण के अंदर धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना। यानी जब अधिशोषक अधिकतम मात्रा में हो, ये अधिशोष्य पदार्थ जब अधिशोषक की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में ये अधिशोषित होता है तो उसे अपन धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। और अगर इसमें अधिशोषण की प्रक्रिया कम होती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ऋणात्मक। यानी अधिशोषण इसमें क्या हो, इसमें अधिशोषण क्या होता है? अधिक, और इसमें अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। अधिशोषण क्या होता है? कम होता है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर लिया, देखो वापस सुन लो, पृष्ठ रसायन अधिशोषण से शुरुआत, पृष्ठ सतह पर होने वाली क्रिया अधिशोष्य, यानी जिसका, यानी वह पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है, और अधिशोषक मतलब जिसके ऊपर अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषित होता है वह सतह है, ठीक है। फिर विशोषण, अधिशोषक पदार्थ अधिशोषण के ऊपर, या ये कह सकते हो अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य पदार्थ को हटाना, विशोषण। फिर अवशोषण, संपूर्ण भाग में होने वाली प्रक्रिया। फिर शोषण, शोषण का मतलब पहले तो पदार्थ का क्या होता है? अधिशोषण होता है, फिर किसमें ये परिवर्तित हो जाती है प्रक्रिया? अवशोषण में बदल जाती है। फिर धनात्मक ऋणात्मक, तो अधिशोषण अधिकतम होगा तो धनात्मक, अधिशोषण की प्रक्रिया कम होती है तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका मेन पॉइंट आता है भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण। अब भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण की जब बात की जाती है तो इसमें आपको याद रखना है इसके अंतर, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से बता देना कि भौतिक में दुर्बल वैन डर वाल्स बंध, इसमें क्या होते हैं? प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ये ताप बढ़ाने पर कम होता है, ये ताप बढ़ाने पर क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर कम होता है। कौन सा? रासायनिक अधिशोषण, ठीक है ना। ये अति विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं, वो अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ऐसे करके इसके अंदर आपको अंतर बताने हैं पाठ, ठीक है। और इसका लास्ट जो अधिशोषण प्रक्रिया के उपयोग है, तो उपयोग में तो आपने पढ़ा ही है ना। अधिशोषण के अंदर मुख्य रूप से मास्क वाला याद रखिएगा, रंगाई, कपड़ों की रंगाई के अंदर फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो अधिशोषण के टॉपिक में जो छोटे छोटे सवाल बने हैं उन सवालों को मैंने पेज के ऊपर लिख दिया है, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक मुख्य पॉइंट वो ये है फ्रेंडलिक समतापी वक्र, जिसका 1 नंबर का सवाल इसके अंदर पूछा जाता है। जो हमने वक्र बनाया था ये था इसके अंदर दाब
और इधर आया था अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा के ऊपर, याद है ना। तो ताप को रखा था नियत और दाब और इसके ऊपर रखा था, तब ये वक्र यूं आया था, ये यूं, है ना। देखो पहला था निम्न ताप पर, ये निम्न दाब पर, फिर उच्च दाब पर, और फिर ये दाब का मान एकदम क्या होता है, ये मध्य दाब, और ये यानी यहां था x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू, अपने आ जाएगा P0, ठीक है। यहां आया था ये सॉरी P1, यहां आया था x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1 अपॉन m। ये मध्य दाब है, ये क्या है निम्न दाब पर, और ये आ जाता है उच्च दाब पर, जब हमने लिया था इज प्रोपोर्शनल टू P0, है ना। ये हमने इसके अंदर वक्र बताया था, जिसमें ये कहा कि निम्न दाब पर अधिशोषण, ये प्रक्रिया, ये उच्च दाब पर प्रक्रिया, ठीक है, और ये मध्य दाब, और ये किसके ऊपर, उच्च दाब पर। इस तरह से ये हमने ग्राफ बना था। तो ये आपको एक नंबर का सवाल इसके अंदर ध्यान में रखना है, फैनलिक समतापीय वक्र क्या होता है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, x अपॉन m। फिर ये आपने समीकरण ली थी कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, या x अपॉन m बराबर लिया था k इंटू p की पावर 1 अपॉन, फिर लॉग लेके और इसको हल किया था, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट पार्ट का पहला पॉइंट है, जिसे हम अधिशोषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक चीज और भी पढ़ी थी, आपको याद हो, अधिशोषण के अंदर वो ये पढ़ा था कि जो ठोस होता है ना, ये वही है पॉइंट, वहां से ही उठाया हुआ है, फैनलिक समतापी। ठोस अधिशोषक पर गैस का अधिशोषण होता है, तो उसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया कि अधिशोषक ये जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पदार्थ का जितना अधिक होगा, अधिशोषण की क्रिया उतनी ही अधिक होती है। दाब का प्रभाव पड़ा, दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण बढ़ेगा, क्योंकि गैस के कण बिखरे हुए रहते हैं, दबाव डालोगे तो उस सतह के ऊपर जल्द नजदीक आएंगे, तो वो प्रक्रिया अच्छी होती है, ठीक है। और फिर हमने ताप का प्रभाव पड़ा, तो ताप के अंदर बताया कि भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें तो दुर्बल वैन डर वाल्स बंद होते हैं, और दुर्बल वैन डर वाल्स बंद होने के कारण जैसे ताप बढ़ाया बंद टूटेंगे और अधिशोषण कम हो जाएगा। और रासायनिक अधिशोषण में बताया था कि जब ताप बढ़ाते हैं तो कणों के अंदर जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो सक्रिय ऊर्जा बढ़ती है, सक्रिय ऊर्जा बढ़ते ही क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक क्रिया करेगा, तो उस समय तो अधिशोषण एकदम बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही और ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो उनकी सक्रिय ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उसमें विशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी हमने इसमें जो ग्राफ पढ़ा था ना, वो ग्राफ ये आया था, आपको याद हो तो, ये पहले तो अधिशोषण बढ़ता है, फिर क्या होता है कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला भाग है इसका अधिशोषण के बारे में, ठीक है। वापस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट में पढ़ने के हिसाब से ये काम आएगा, ओके। अब दूसरा भाग लेते हैं अपन, वो था उत्प्रेरण, जो सबसे छोटा पार्ट है इसके अंदर। तो उत्प्रेरण किसे कहते हैं हम, आपको पता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब ये हुआ कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। तो सेकंड पार्ट आया था इसका उत्प्रेरण। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। यानी अभिक्रिया में भाग तो लेंगे लेकिन खुद क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। फिर हमने उत्प्रेरक के प्रकार पढ़े थे, तो उत्प्रेरक के प्रकार याद है आपको, चलो दो भागों में लेते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ठीक है, ये उत्प्रेरक दो। फिर हमने लिए थे तीसरा स्वतः और चौथा लिया था प्रेरित, है ना, ये उत्प्रेरक। और लास्ट में लिया था अवस्था के हिसाब से समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक, है ना। तो अब देखो आप
इसके अंदर धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है ना। तो देखो इसके अंदर अपन लेते हैं, ये तो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इससे हम धनात्मक उत्प्रेरक, उदाहरण अपन ने पढ़ा था प्लेटिनम वाला, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन करना। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया दर को क्या करते हैं, कम करते हैं। अभिक्रिया की दर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो कहलाते हैं ऋणात्मक। उसी अभिक्रिया में H2O2 की अभिक्रिया में हमने प्लेटिनम के स्थान पर ग्लिसरॉल ले लिया, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्वतः उत्प्रेरक यानी जो अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करे, वही उत्प्रेरक का क्या करे, कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। जैसे हमने लिया था एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो इसमें एसिटिक अम्ल बनता है, और वही अम्ल इसके अंदर उत्प्रेरक का क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर प्रेरित यानी एक अभिक्रिया साथ में चलने वाली दूसरी अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होती है। द्वारा क्या हो, प्रेरित हो, यानी एक अभिक्रिया चल रही है और उसमें उस अभिक्रिया से प्रेरित होकर दूसरी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या उत्पाद उसके अंदर अच्छा प्राप्त होता है, तो वो प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। फिर समांगी और विसमांगी यानी क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, अवस्था क्या हो, समान, तो वो कौन सा कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। और विसमांगी मतलब तीनों में से कोई एक भी यदि अन्य अवस्था में हो, अन्य भौतिक अवस्था में हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरण के अंदर हमने इस पाठ के अंदर टोटल 6 प्रकार पढ़े हैं, ठीक है ना, जिसमें आएगा धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः प्रेरित, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता। अब आपको इसकी अभिक्रिया इन सब की आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और इसके बाद हमने लिया था, वो था हमारे पास जो ये उत्प्रेरक थे उसमें समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक की क्रियाविधि आपको ध्यान में रखनी है। समांगी उत्प्रेरक में तो क्या होता है, क्रियाकारक उत्प्रेरक से जुड़ के पहले मध्यवर्ती बनाएगा और फिर वह दूसरे क्रियाकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और स्वयं उत्प्रेरक उसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और विसमांगी के अंदर आपको अधिशोषण वाला बताना है कि पहले उसके अंदर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की क्रिया होने के बाद फिर उसमें रासायनिक बंध बनते हैं, रासायनिक बंध बनने के बाद उत्पाद बनता है, तो उत्पाद अधिशोषण से क्या होता है, उसमें विशोषण होकर और अलग हो जाएगा और उत्प्रेरक की सतह वापस क्या हो जाएगी, अन्य क्रिया के लिए, मतलब उसी अभिक्रिया में अन्य वापस अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर हमने लिया था इसके अंदर एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक नाइट्रोजन युक्त होते हैं, है ना। और एंजाइम के अंदर हमने अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी ना, जैसे यूरिएज एंजाइम के बारे में पढ़ा, माल्टेज एंजाइम, और ये अपने आया था कौन सा, इन्वर्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम और डायस्टेज एंजाइम, इन सब की क्रियाएं हमने इसके अंदर ली। फिर एंजाइम के गुण लिए थे, है ना, तो एंजाइम के गुणों में विशिष्ट प्रकृति होती है, उसकी दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। एंजाइम वर्धक जो एंजाइम की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को। और एंजाइम विष जो एंजाइम की क्रिया की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं, वो एंजाइम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर एंजाइम की क्रियाविधि में अपने ये आए थे फिशर, है ना, जिन्होंने ये दिया था ताला कुंजी सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत के हिसाब से पहले एंजाइम क्रियाकारक से जुड़ता है, फिर मध्यवर्ती बनाता है, फिर उसमें से उत्पाद बनके और एंजाइम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये एंजाइम प्रक्रिया के अंतर्गत आया था। और लास्ट एंजाइम के अंदर आया ये
इसमें उत्प्रेरक के अंदर आया था आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, जिसमें हमने लिया था कौन सा, जियोलाइट, जिसके अंदर उदाहरण किसका लिया था, जियोलाइट का। और जियोलाइट के अंदर भी हमने यही चीज बताई थी कि जियोलाइट जो होते हैं आकार वर्णात्मक, मतलब जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट के सूक्ष्म छिद्रित संरचनाएं होती है, जिसके अंदर कोई भी अगर आप पदार्थ इसकी क्रिया करवाते हैं तो इसके अंदर जो कणों का ये जो छिद्र होते हैं, तो कोई भी पदार्थ आप इसके अंदर जब मिलाओगे तो उसमें कणों का आकार इनके छिद्रों के समान होगा, तो वो उसके साथ में जुड़ जाएंगे। कण बड़े होंगे तो इसके अंदर आएंगे नहीं, और छोटे होंगे तो इसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। और इसका उदाहरण आपको बताया था मैंने, जैसे परम्यूटेट, एक तो ये होता है जैसे जियोलाइट, जो पानी जो होता है जल की कठोरता को दूर करने के अंदर काम में ली जाती है। और दूसरा हमने लिया था ZSM5, है ना, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ, ये जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल को पेट्रोलियम पदार्थ गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये अपना कौन सा भाग था, दूसरा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लास्ट पार्ट है इसका, वो अपन ने लेते हैं, कौन सा है, तीसरा भाग। याद है, इस पार्ट का सबसे बड़ा भाग है वो है उत्प्रेरण, या जिसे अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, ये सॉरी कोलाइड, कोलाइड के नाम से जाना जाता है ना। तो कोलाइड के बारे में ये बताया गया है कि ये पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की क्या है, अवस्था है। पदार्थ की भी किसकी, विलियम के हिसाब से लेते हैं अपन, किसकी, विलियम के अंदर लेते हैं। और इसमें आपने पढ़ा है कि इसके दो भाग होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था, याद है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा है परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम, है ना। यानी जैसे अपन लेते हैं ना विलयन, तो विलयन के अंदर दो भाग होते हैं, विलेय और क्या होता है, विलायक, विलेय और क्या होता है, विलायक। तो उसके आधार पर अपन इसको यूं ले सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी वह घटक जिसका, जो कोलाइड में कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, और परिक्षिप्त माध्यम यानी वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है और उसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण मिले हुए रहते हैं, है ना। यानी विलयन में क्या होता है, विलेय कम है, विलायक ज्यादा होता है। उसी तरीके से कोलाइड के अंदर भी यही होगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब विलेय से ले लो, और परिक्षिप्त माध्यम का मतलब विलायक से ले लो, ले लेते हैं अपन। तो इसके हिसाब से कोलाइड क्या हो गया है, विलयन प्रावस्था का कण हो गया, है ना। ये विलयन प्रावस्था हो गई इसके अंदर। तो इसके अंदर मुख्य भाग जो अपना आता है, तो इसमें मैंने आपको इसके दो सवाल बताए, ये इसमें नोट्स में लिखा हुआ है, वो ये है कि आपको 5-7 उदाहरण दे देंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम के हिसाब से, आपको उदाहरण देंगे और फिर कहेंगे किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है ना। तो उसका जो हमने सारणी बना के इसको पढ़ा था, उस सारणी के आधार पर ही मैंने इसमें उदाहरण लिखे, आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आगे आता है कोलाइड का वर्गीकरण। तो कोलाइड का वर्गीकरण ऐसे तो देखा जाए अलग अलग प्रकार से दिया गया है, लेकिन मैं इसमें मुख्य रूप से जो कोलाइड का वर्गीकरण बता रहा हूं वो ये है, बंध के आधार पर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, है ना। तो द्रव स्नेही है, इसका मतलब क्या होगा, प्रावस्था और माध्यम के कण जो होते हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है, बंध पाया जाता है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड होगा, इसमें किसी भी प्रकार का बंध नहीं होगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का इसमें बंध नहीं पाया जाता है। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसका स्कंदन आसानी से हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसका स्कंदन आसानी से होता है। स्कंदन की बात होती है तो स्कंदन अभी अपन इसके अंदर आगे लेंगे। स्कंदन का मतलब क्या होता है, अवक्षेपण, क्या कहते हैं अपन, अवक्षेप के रूप में बदलना। तो इसका स्कंदन उस समय होगा जब इसमें हम विद्युत अपघटय पदार्थ जो होता है ना वो अधिकतम मात्रा में मिलाएंगे।
और इसका तो आसानी से स्कंदन हो सकता है। ये द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। बनाना क्या है, क्यों? क्योंकि इनमें माध्यम और प्रवस्था के कणों के बीच में आसानी से बंध बनता है, लेकिन इसको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। जो अपन आगे जो अपन कोलाइड बनाने की विधियों के बारे में हमने पढ़ा है वो तो क्या था, द्रव स्नेही कोलाइड के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको वर्गीकरण द्रव स्नेही और द्रव विरोधी याद रखिएगा। परीक्षा के अंदर मोस्ट सवाल है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर वर्गीकरण के अंदर भी आपने एक टॉपिक और पढ़ा होगा, सीएमसी। याद है? सीएमसी यानी किसी भी विलयन मिसाइल बनने की जो प्रक्रिया होती है, सीएमसी, जिसे अपन ने नाम दिया था क्रांतिक मिसाइल सांद्रता, ये आया था किसके अंदर, याद है आपको? मिसेलीकरण की क्रिया। मिसेलीकरण का मतलब कौन सा था? साबुन की क्रिया। तो साबुन की क्रिया के अंदर ही बताया गया है इसके अंदर कि वह मतलब हम ये कह सकते हैं किसी विलयन में जब मिसाइल बनता है तो मिसाइल बनने के लिए वह विलयन जो होता है उसकी अधिकतम सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। तो मिसाइल की प्रक्रिया होती है तो वो सीएमसी कहलाती है। और साबुन के लिए इसका मान आपको बताया था 10⁻³ अब ये मोल प्रति लीटर, ये इसकी क्या होती है? सीएमसी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि साबुन की मिसाइल ये प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने आधा टॉपिक लिया अभी कोलाइड का, जिसके अंदर कोलाइड क्या होता है वापस सुन लीजिएगा, परिक्षिप्त प्रवस्था और माध्यम। ठीक है, वास्तविक विलयन और कौन सा निलंबन, इन दोनों के मध्य की अवस्था है वो क्या कहलाती है? कोलाइड कहलाती है। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर आगे लिया था अपन ने कि इसमें सारणी बनी हुई थी, सारणी के हिसाब से। ठीक है, फिर आगे अपन ने लिया इसमें वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में मुख्य वर्गीकरण कौन सा? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना। सीएमसी इसलिए बताया क्योंकि कोलाइड के वर्गीकरण के अंदर ही था कि जो ये आता है ना मिसाइल संग्रहण, ये कोलाइड होते हैं उसके अंतर्गत दिया गया है। तो क्रांतिक मिसाइल सांद्रता, मिसाइलीकरण की क्रिया साबुन की क्रिया होती है जिसमें तेल साबुन क्रिया करता है, आयनों में टूटता है। कौन सा? सोडियम स्टायरेट आयन होता है, स्टायरेट आयन बनाता है जिसमें एक द्रव विरोधी और एक द्रव स्नेही। द्रव विरोधी होता है वो तेल से जुड़ेगा और द्रव स्नेही होता है वो किससे जुड़ता है? जल से। फिर वो उसके साथ बंध बनाएगा तेल के साथ, फिर हम उसको रगड़ते हैं तो रगड़ने पर वो बंध टूटेंगे। तो बंध टूटते ही जो सतह के ऊपर, कपड़े की सतह के ऊपर तेल का दाग होता है वह उसमें से हट जाता है। यानी एक होती है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक होता है उसमें आयनिक भाग। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है द्रव विरोधी जो किससे जुड़ती है? तेल से। और मुख्य आयनिक श्रृंखला जो होती है जिसमें COO- आयन होता है वह आयन जल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो मिसेलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है इसमें कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड बनाने की विधियां आती है। तो कोलाइड बनाने की विधियों के अंदर देखो इधर कोलाइड बनाने की विधियां जो दी गई है, इन विधियों के अंदर आपको एक तो अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ी थी यांत्रिक विधि। ठीक है, और दूसरी अपन इसमें मैं मुख्य रूप से ये बताता हूं ब्रीडिंग आर्क विधि, ये ध्यान में रखनी है। और तीसरी संघनन विधियां थी जिसमें रासायनिक विधियां वगैरह साथ में थी, है ना। तो आपको ये मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। ब्रीडिंग आर्क विधि ये सोना, अपने चांदी, प्लेटिनम इन धातु के सॉल बनाने के अंदर काम में ली जाती है। कौन सी? याद है ना, ये आपको याद हो तो दो धातु के इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसको जोड़ते हैं और इधर इसमें माध्यम दिया जाता है ये, और बाहर बर्फ के टुकड़े रखे जाते हैं, है ना। फिर इसके अंदर आर्क उत्पन्न की जाती है। आर्क उत्पन्न करने से धातु के जो कण है वो क्या हो जाते हैं? वाष्प अवस्था में, जो इस ठंडे विलयन के संपर्क में आकर
और क्या हो जाते हैं, इसके साथ में जुड़ के और किसके रूप में, कोलाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये ब्रीडिंग आर्क विधि आपको ध्यान में रखनी है। यांत्रिक विधि के अंदर अपन ने वो चक्की ली थी, आपको याद हो तो, ये इस तरह से याद है, ये धातु के पट्टे होते हैं इसके अंदर, ये ठीक है ना, ये आगे से यूं रहती है, फिर इसमें तो अपन ने ये लिया था यूं, हाँ ये, और इसके अंदर वो रबड़ होता है, जो इसके अंदर पट्टे होते हैं जो इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, और ये धातु के चक्रे होते हैं, एक इधर और एक इधर, तो जो निलंबन करके और इसके अंदर डालते हैं तो कोलाइड के कण चूर्ण के रूप में हमें इसके अंदर प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्रीडिंग आर्क विधि आपको इसके अंदर मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आया था कोलाइड का शुद्धिकरण। तो कोलाइड के शुद्धिकरण के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, फिर आया था कोलाइड का शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण के अंदर आपको दो विधियों के महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखने। ठीक है ना, एक था ये शुद्धिकरण, देखो तो शुद्धिकरण के अंदर हम क्या लेते हैं, पहला अपोहन विधि, अपोहन विधि याद है आपको, और दूसरी आई थी विद्युत अपोहन विधि। यानी अपोहन विधि की प्रक्रिया जो होती है बहुत धीमी होती है, तो इस धीमी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सी विधि, विद्युत अपोहन। इन दोनों के डायग्राम आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है इसके डायग्राम। ठीक है ना, चित्र, नामांकित चित्र दोनों में से किसी एक का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कोलाइड यहाँ पर अपने इसमें मुख्य रूप से आता है। फिर आता है कोलाइड के गुणधर्म। तो कोलाइड के गुणधर्म के अंदर देखो आपको क्या क्या याद रखने हैं कोलाइड के गुणों में। ठीक है, पहला तो आपको याद रखना है ब्राउनी गति, एक, ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपको याद रखना है टिंडल प्रभाव, दो, तीसरा याद रखना है विद्युत कण संचलन। इन तीनों में से एक सवाल इसके अंदर मुख्य रूप से पूछा जाता है। वैसे तो आपको सभी गुण याद रखने हैं, अवसादन, विसमांगी प्रक्रिया, रंग प्रदर्शन करने की प्रक्रिया, और ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन। इसके अलावा जो भी अपन ने इसके अंदर गुण पढ़े हैं वो सभी आपको इसमें महत्वपूर्ण याद रखने, लेकिन ये 3 पॉइंट विशेष तौर पे। टिंडल प्रभाव में सवाल क्या पूछते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण आपको पता है, नीला रंग होता है, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इस कारण उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये इसके आपको ध्यान में रखना है पॉइंट। ठीक है, और फिर इसमें आएगा इस पार्ट का सेकंड लास्ट पॉइंट है, वो है स्कंदन। कोलाइड का क्या करते हैं, स्कंदन। देखो स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेपण। स्कंदन का मतलब क्या होता है, अवक्षेपण। अवक्षेपण कैसे होगा इसके अंदर, तो अवक्षेपण के लिए कोलाइड के अंदर विद्युत अपघटन पदार्थ मिलाए जाते हैं। और आपको पता है कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड के अंदर, कोलाइड दो प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए, एक तो होते हैं और एक होते हैं ऋणात्मक। यानी कोलाइड के अंदर एक ही प्रकार का आवेश होता है। ठीक है, अब जब आप उसके अंदर विद्युत अपघटन पदार्थ मिलाओगे, तो विद्युत अपघटन पदार्थ मिलाते विद्युत अपघटन आयनों में टूटेगा। अब अगर धनात्मक सोल है तो ऋणात्मक सोल इसके साथ ऋण आयन जुड़ेगा, और अगर मान लो क्या है अपने पास धन, ये ऋणात्मक सोल है तो उसमें धन आयन आकर इसके साथ जुड़ते हैं, यानी विपरीत आयन जुड़कर और क्या कर देते हैं, इसका स्कंदन या इसको किसमें परिवर्तित करते हैं, अवक्षेप के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और अवक्षेपण के आधार पर आपको एक नियम ध्यान रखना है, हार्डी-सूल्जे नियम, हार्डी-सूल्जे का नियम, जिसमें यही कहा है कि विपरीत जो कोलाइड कण के ऊपर आवेश होते हैं, ठीक है ना, और जो अपन इसमें पदार्थ विद्युत अपघटन पदार्थ ले रहे हैं, तो विद्युत अपघटन पदार्थ के अंदर जो आयन होते हैं, विपरीत आयन, उसकी मात्रा ही, यानी विद्युत अपघटन की मात्रा ही उसके ऊपर क्या होती है, इसके समानुपात, ये इसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे हम ऋणात्मक सोल लेते हैं, तो ऋणात्मक सोल के लिए धनायन का क्रम, स्कंदन क्षमता का क्रम, ठीक है, और अगर हम धनात्मक सोल लेते हैं तो धनात्मक सोल के लिए
हम क्या लेंगे, ऋणायन की स्कंदन क्षमता का क्रम, ऋणायन की स्कंदन क्षमता का क्रम लेते हैं। तो ये क्रम जो होता है ये क्या होता है, जिस आयन जो होता है संयोजकता जितनी ज्यादा होगी संयोजकता के ऊपर निर्भर करता है। अब इसमें धनात्मक सॉल्व के ऋणात्मक का, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण PO4 3 माइनस, ठीक है, उसके बाद SO4 2 माइनस और फिर इधर Cl माइनस। ये इस तरह से क्रम याद रखना है। इधर आप लोगे तो ऋणात्मक सॉल्व के लिए तो Al3 प्लस, ठीक है, और इसके आगे लिखा हुआ था SN4 प्लस, फिर आएगा जैसे Mg2 प्लस और क्या आ जाएगा Na प्लस के साथ। तो इस तरह से आपको इसमें, और आगे आपको याद है ये FeCN का होल 6 और ऊपर याद है कौन सा आयन था 4 माइनस आयन। तो जिसमें संयोजकता के ऊपर ये सब निर्भर करता है। तो हार्डी-सुलजे का नियम ये याद रखना है। फिर स्कंदन क्षमता यानी विद्युत अपघटन की वह न्यूनतम मात्रा जो उसका कोलाइड का स्कंदन करती है वह उसकी स्कंदन क्षमता कहलाती है। फिर स्वर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था। द्रव ये जो होता है रक्षण, कोलाइड रक्षण का मतलब ये होता है कि द्रव विरोधी होते हैं, वह तो क्या होते हैं अस्थायी होते हैं, और उसका रक्षण करने के लिए उसके ऊपर द्रव स्नेही कोलाइड का अवक्षेपण किया जाता है ना, ये अधिशोषण किया जाता है। फिर हमने लिया इसके अंदर आगे पायस। पायस क्या होता है, पायस का मतलब ये होता है इसके अंदर, इसके बाद अपन ने पढ़ा था पायस मुख्य रूप से। तो पायस में क्या होता है कि दोनों यानी माध्यम और अवस्था दोनों क्या होती है द्रव, तो उसको पायस कहते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था WO और दूसरा पढ़ा था OW, यानी WO में मतलब तेल होगा, माध्यम पहले वाला ध्यान रखना, ये प्रवस्था है ये माध्यम है, इसमें भी ये प्रवस्था है ये माध्यम है। तो ये तो होता है कि तेल के अंदर आपने जल मिलाया है तो तेल अधिकतम मात्रा में, जल इसमें कम मात्रा में होगा, और इसके अंदर जल के अंदर आपने तेल मिलाया, ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। फिर पायस के गुणों के बारे में भी पढ़ा था, विद्युत चालकता दर्शाते हैं, ब्राउनी गति दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर अपन ने पढ़ा लास्ट में कोलाइड के उपयोग, जो लास्ट क्लास में हमने अभी कल पढ़ा था कोलाइड के उपयोग के अंदर। तो इसमें आपको कोलाइड के जितने भी उपयोग बताए थे, जिसमें मुख्य रूप से ये धूम्र अवक्षेपण, एक ये जिसके अंदर अपन ने लिया था ये कॉन्ट्रेल अवक्षेपक, ठीक है, एक ये याद रखना है, इसका चित्र याद रखना है। और इसके साथ में अपन ने लिया था ये क्या कहते हैं इसको डेल्टा का निर्माण, है ना, और फिटकरी का उपयोग कहाँ होता है, फोटोग्राफी में किस प्रकार से उपयोग होता है ना, रक्त का स्कंदन करने के अंदर किस प्रकार से होता है। तो ये सभी टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमने ये लगभग आधे घंटे से ऊपर वाले टाइम के अंदर ये पूरा पाठ वापस क्या कर दिया, रिपीट कर लिया। इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि पाठ आपके दिमाग में रिवाइज है, ये केवल रिवाइज के रूप में बताया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंगे नया लेसन। अब नया लेसन कौन सा होगा ये आप वेट कीजिएगा, ठीक है। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।